dear student, I am फाल्गुनी पारिक from आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है आपका? हमने लास्ट क्लास में हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा था। आज भी हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है। 3 प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th नंबर का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, दो है आपके सामने बोर्ड पर, एक तो यूनिटी ऑफ कमांड है और एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दिखने में दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, कमांड या डायरेक्शन मीनिंग एक ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस जब हम दोनों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में पढ़ते हैं। कमांड का मीनिंग क्या है? आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना। उस ऑर्डर में क्या होना चाहिए? अब सपोज दैट एक पर्सन बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दे रहा है, नहीं सॉरी, इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से समझो। 2 पर्सन है, 2 मैनेजर है, मैं हूँ, मेरे साथ का कोई टीचर है, आपकी क्लास में आता है और क्लास में आने के बाद कहता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। मैं तो कुछ और कमांड दे गई आपको, और दूसरा टीचर आकर कोई दूसरी कमांड दे दिया। बीएसटी वाली मैम ने तो, यानी मैंने तो दूसरा कमांड दे दिया, और इकोनॉमिक्स वाली, अकाउंट्स वाली टीचर ने कोई दूसरा कमांड दे दिया, और सेम टाइम पे आपको वो काम करना है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आप किसका काम करोगे। हुआ ना यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट। इस कंफ्यूजन क्रिएट की वजह से आप काम या तो टाइम पे नहीं कर पाओगे, या आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले फाल्गुनी मैम का काम करें, यानी बीएसटी वाली मैम का काम करें, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स वाली मैम का काम करें। कंफ्यूजन। तो आप क्या कहते हो? मैम प्लीज, हमें अभी पहले से काम दिया हुआ है, आप इस काम को कम कर दो, या फिर इस काम को बाद में दे देना, या हमें ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है तो हम एक साथ दोनों टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो आप अपना टेस्ट बाद में ले लेना, या ये रिक्वेस्ट आप दूसरे टीचर के सामने करोगे। यही होती है ना। यही प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, जब सेम टाइम पर 2 बॉस एक एम्प्लॉय को वर्क दे देते हैं, और ऐसे वर्क होने की सिचुएशन में एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है कि वो पहले किस बॉस का काम पूरा करे। यदि वो ए बॉस का काम पूरा करता है तो बी बॉस नाराज होने की सिचुएशन रहती है, और बी का करता है तो ए की, और दोनों का करता है तो वो दोनों का काम ही परफेक्टली नहीं कर पाता है। यह काम करने के लिए उसे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। ये कंफ्यूजन की, कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल ने क्या कहा है? किसी भी कमांड के लिए 1 बॉस होना चाहिए 1 एम्प्लॉय पर, ताकि वो अपना काम सही पर, सही समय पर, सही टाइम पर कर सके। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया है। इसमें ए और बी 2 बॉस हैं, ये ए और बी दोनों कौन है? मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बॉस है, और इसके नीचे जो वर्क कर रहे हैं ये एम्प्लॉय है। अब मैं फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉय की। ए भी इसको कमांड दे रहा है और बी भी इसको कमांड दे रहा है। क्या ये टाइम पर काम कर पाएगा? इसी तरह सेकंड वाले को भी ए और बी दोनों कमांड दे रहे हैं, और थर्ड वाले को भी ए और बी दोनों कमांड दे रहा है। इस सिचुएशन में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, कॉल की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ना तो ए का काम पूरा कर पाएंगे और ना ही बी का। तो हेनरी फ्योल ने इसे क्या बताया है? ये रॉन्ग है। जबकि हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? किसी भी एम्प्लॉय की कमांड के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। एक एम्प्लॉय पर कितने बॉस होना चाहिए? केवल एक ही बॉस होना चाहिए। तो इस सिचुएशन को इसने राइट बताया। ये तो ये हमारी यूनिटी ऑफ कमांड थी। अब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड जो था, एक एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता था, पर पर्सन एम्प्लॉय पर। यदि कोई भी एम्प्लॉय को काम सौंपा जा रहा है तो एक एम्प्लॉय पर एक ही बॉस होना चाहिए। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान बनाया जा रहा है, कोई भी मैनेजमेंट किया जा रहा है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो इस सिचुएशन में एक ही डायरेक्शन में सभी वर्कर्स को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट का डायरेक्शन कुछ और है काम करने का और दूसरे का कुछ और है। मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, जो हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा था कि हमें 100 करोड़ टर्नओवर करना है। हमें परचेज डिपार्टमेंट अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग
डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है तो सभी के लिए जो भी प्लान बनाया गया है उसमें यूनिटी होनी चाहिए उसके डायरेक्शन को लेकर। यदि डायरेक्शन में यूनिटी नहीं होगी तो काम भी सही समय पर नहीं होगा। देखिए, इट मीन्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रुप की बात कर रहे हैं, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ वन हेड वन प्लान। मीनिंग क्या है? Thereby, इसका मतलब क्या है? द वन पर्टिकुलर प्लान फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए केवल एक ही पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए जिसमें जितने भी ग्रुप में एक्टिविटी की जा रही है उसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वर्क कर सके। अब पॉइंट ये आया कि मैम आपने बताया था कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिखने में सिमिलर है, लेकिन उन दोनों में क्या है? दोनों में अपोजिशंस है, मतलब कि दोनों में डिफरेंसेस है। और वो डिफरेंसेस क्या है? देखो, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो मैंने उसमें बताया था वन शुड बी वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के लिए केवल एक बॉस होना चाहिए, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक बॉस होगा जो सभी लोगों को क्या करेगा? डायरेक्शन देगा। यानी डिपार्टमेंट में होने वाले जितने भी काम है या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जितने भी काम है उन सभी कामों के लिए क्या होगा? केवल एक ही प्लान होगा और वो प्लान सभी में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंसेस यही है, इसमें एक बॉस और एक एम्प्लॉयज का बताया है, जबकि इसमें सभी को लेकर चला गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीनिंग क्या होता है? संस्था के हितों के लिए अपने हितों का त्याग करना, यानी सबऑर्डिनेट करना। कोई भी एम्प्लॉय, माना मैं किसी भी संस्था में काम कर रही हूँ तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होगा तभी तो मैं काम कर रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट क्या होगा? भाई मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। लेकिन फ्योल क्या कहते हैं, जब भी संस्था में आप काम कर रहे हो तो अपने हितों का त्याग करो संस्था के हितों के लिए, व्यक्तिगत हितों का त्याग करो संस्था के हितों के लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए। क्यों? यदि संस्था ग्रोथ करेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप भी ग्रोथ करोगे, और संस्था ही ग्रोथ नहीं करेगी तो आप भी ग्रोथ नहीं करोगे, सैलरी कम रह जाएगी ना आपकी। और सपोज दैट संस्था ग्रोथ कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको कहीं ना कहीं कमीशन के थ्रू या रिवॉर्ड के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, तो इससे क्या होगा? आपका भी ग्रोथ होगा। हेनरी फ्योल क्या इंडिकेट करते हैं? हेनरी फ्योल इंडिकेट्स द पर्सनल इंटरेस्ट आर सबऑर्डिनेट टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल इंटरेस्ट को क्या कर दो? सबऑर्डिनेट कर दो। किस इंटरेस्ट के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए। द प्राइमरी फोकस इज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। आप आ रहे हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपका प्राइमरी फोकस क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा, एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल, ना कि आपका पर्सनल। दिस अप्लाइज टू द ऑल लेवल ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल। ये सभी इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि मैनेजर पे ही अप्लाई होगा या एम्प्लॉयज पे, ऊपर टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल यानी फर्स्ट लेवल तक पर सब पे ये क्या होगा? अप्लाई किया जाएगा। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा हमारा कि सबऑर्डिनेट करो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, किस इंटरेस्ट के लिए? जनरल इंटरेस्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए। ये हमारी आज की क्लास थी, 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। आगे की क्लास में हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।